जब अगाथा 616 नाम का एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा था तो मानवता ने उसे नष्ट करने के लिए मिलकर कई मिसाइलें दांगी। हालांकि यह योजना कामयाब रही और एस्ट्रॉयड नष्ट हो गया, लेकिन इन मिसाइलों में मौजूद रसायन वायुमंडल में फैल गए। इसका असर ऐसा हुआ कि धरती पर मौजूद कई जानवरों के डीएनए में बदलाव हो गया और वे बड़े और खतरनाक आदमखोर राक्षस बन गए। इन राक्षसी जानवरों के कारण इंसानियत पर बड़ा संकट आ गया। सिर्फ एक साल के अंदर 95% मानव आबादी खत्म हो गई। जो लोग बच गए वे बंकरों, गुफाओं और छिपने की जगहों में रहने को मजबूर हो गए। इस तरह इंसान अब धरती पर सबसे कमजोर प्राणी बन गए और इन खतरनाक जीवों का सामना करने के लिए संघर्ष करने लगे। जोएल नाम का एक युवक भी कुछ लोगों के साथ एक भूमिगत आश्रय में रह रहा है। वहाँ बचे हुए लोगों को अलग अलग काम दिए गए हैं ताकि आश्रय चलता रहे। जोएल रसोई का काम संभालता है। इसके अलावा कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ बाहर जाकर खाने की चीजें ढूंढते हैं। आश्रय में जो लोग रहते हैं उनमें से जोएल अकेला ऐसा है जो अब भी सिंगल है। वह अपनी प्रेमिका एमी को बहुत याद करता है जो एक दूसरी कॉलोनी में रह रही है। एक दिन उनके आश्रय पर हमला हो जाता है। जोएल हथियार उठाता है ताकि खतरे से लड़ सके। हालांकि वह हमेशा मिशन पर जाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जोएल अपने समूह को यह यकीन दिलाने में कभी सफल नहीं हो पाया कि वह उन खतरनाक राक्षसों से लड़ने के लिए मजबूत और कुशल है। इसका कारण यह है कि जब भी वह किसी राक्षस के सामने आता है तो डर के मारे पूरी तरह से जड़ हो जाता है। लेकिन जब जोएल को पता चलता है कि उसके दोस्तों में से एक को राक्षस ने पकड़ लिया है तो वह बिना सोचे समझे एक क्रॉसबो उठाकर उनके पीछे जाने का फैसला करता है। जब वह राक्षस के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका दोस्त कॉनर राक्षस द्वारा खाया जा रहा है। यह देखकर जोएल डर के मारे स्तब्ध हो जाता है और उसे मारने का मौका चूक जाता है। तभी टिम वहां पहुंचता है और अपनी तलवार से राक्षस का सिर काटकर उसे खत्म कर देता है। 7 साल पहले जोएल और एमी एक कार में थे जब एस्ट्रॉयड के खतरे की चेतावनी दी गई थी। उस समय वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तब से जोएल अपने पहले प्यार एमी को कभी नहीं भूल पाया। जब भी उसे घर की याद सताती है वह रेडियो का इस्तेमाल करके एमी से बात करने की कोशिश करता है। कई कॉलोनियों से संपर्क करने के बाद आखिरकार वह यूनिट 322 तक पहुंचने में कामयाब होता है जहां एमी रह रही होती है। लगभग 1 साल पहले उन्होंने रेडियो पर बात करना शुरू किया। जोएल ने अपने वीरतापूर्ण कामों के बारे में बताते हुए एमी से कहा कि वह उसे बहुत याद करता है और हर समय उसे पत्र लिखता है। यह सुनकर एमी ने जोएल से पूछा कि उन पत्रों में उसने क्या लिखा है, क्योंकि वह यह जानना चाहती थी। तभी जोएल उसे पत्र पढ़कर सुनाने ही वाला होता है, लेकिन तभी दोनों कॉलोनियों के बीच रेडियो संपर्क टूट जाता है और जोएल अब एमी से बात नहीं कर पाता। जिस दिन राक्षसों ने हमला करना शुरू किया था उस दिन एमी ने जोएल को उसके घर छोड़ा था। जाने से पहले उसने अपने प्रेमी को अपना लकी चार्म भी दिया और उसे आखिरी बार गले लगाया। इसके बाद एमी अपनी माँ के पास वापस चली गई। वह रात वह आखिरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अब जब आश्रय में हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि चींटी वहाँ कैसे घुस गई, जोएल घोषणा करता है कि वह एमी की कॉलोनी में जाने की योजना बना रहा है जो 84 मील दूर है। यह सुनकर राय कहता है कि वहाँ पहुँचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे। वहीं एवा यह बताती है कि सशस्त्र और प्रशिक्षित शिकारी भी सतह पर 5 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाते। फिर भी जोएल दृढ़ रहता है और कहता है कि वह एमी को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद जोएल बंकर से बाहर निकल जाता है। 7 सालों में पहली बार वह सूर्य की रोशनी महसूस करता है। बाहर आकर वह चारों ओर देखता है और पाता है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। वह ताजी हवा में गहरी सांस लेता है और कुछ देर आराम करता है। नक्शा देखने के बाद जोएल अपनी यात्रा शुरू करता है। कुछ ही मिनटों में वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। अचानक उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर वह एक छोड़े हुए घर में छिपने का फैसला करता है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही समय बाद उसे फ्रिज के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ मिलता है। डर के मारे वह बगीचे में भाग जाता है। बगीचे में पहुंचने पर जोएल को एक झील नजर आती है। तभी अचानक झील से 2 बड़ी आंखें बाहर निकलती हैं। इसके तुरंत बाद एक विशालकाय मेंढक पानी से बाहर आता है और अपनी लंबी मुड़ी हुई जीभ से जोएल को पकड़ने की कोशिश करता है। जोएल किसी तरह उसके हमले से बच जाता है। तभी एक कुत्ता भौंकते हुए उसकी मदद के लिए आता है। जब मेंढक आखिरकार जोएल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो कुत्ता उसकी जीभ काट देता है और जोएल को छुड़ा लेता है। जोएल राक्षस से दूर भागता है और मेंढक उसका पीछा करता है, लेकिन कुत्ता उसे अपनी छिपने की जगह पर ले जाता है और दोनों मिलकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। इस दौरान जोएल को पता चलता है कि कुत्ता एक खाली बस में अकेला रहता है। यह बस कभी उसके मालिक की थी, लेकिन एक राक्षस ने उसे खा लिया था। कुत्ते का नाम बॉय है। जब जोएल को बॉय के अतीत के बारे में पता चलता है तो उसे उस कुत्ते के दर्द का एहसास होता है जिसने अपना एकमात्र प्रियजन खो दिया है। फिर रात हो रही होती है। जोएल ट्रेलर में रुकने और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम करने का फैसला करता है। अगली सुबह जोएल बॉय के साथ ट्रेलर से बाहर निकलता है और विशाल टोड से लड़ाई में अपनी जीत का जश्न मनाता है। जाने से पहले वह बॉय को अलविदा कहता है। हालांकि जैसे ही जोएल ट्रेलर छोड़ता है बॉय उसके पीछे पीछे चला आता है। अब जोएल को एक नया साथी मिल जाता है। बॉय केवल अपनी पुराने मालिक की एक पोशाक साथ रखना चाहता है जिसे जोएल अपने बैग में रखता है। फिर दोनों मिलकर कई मील चलते हैं और जितना अधिक समय वे साथ बिताते हैं उतने ही करीब आते जाते हैं।
हैं। एक दिन बिना सोचे समझे चलते हुए जोएल एक गड्ढे में गिर जाता है जो हड्डियों से भरा होता है। अब उसे गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह दीवारों पर चढ़ पाए, विशाल कीड़े उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जोएल खुद को बचाने के लिए हड्डियों के टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। तभी क्लाइड नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है और उसे सतह पर वापस खींचने के लिए रस्सी फेंकता है। मिनो नाम की एक लड़की गड्ढे में एक विस्फोटक फेंकती है जिससे सभी राक्षस नष्ट हो जाते हैं। जोएल क्लाइड और मिनो से अपने कुत्ते बॉय का परिचय कराता है। तब वह समझता है कि उनके साथ रहने से उसकी बचने की संभावना बढ़ जाएगी, तो वह उनके साथ चलने का फैसला करता है। और पहाड़ पर पहुंचने के बाद मिनो जोएल को क्रॉसबो चलाने के अपने कौशल का अभ्यास करने में मदद करती है और इस दौरान वह अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उसने उसी दिन अपने पिता को खो दिया था और क्लाइड भी अपने बेटे को खो चुका था, इसलिए दोनों ने साथ मिलकर जीवित रहने के लिए काम करने का फैसला किया। जब उन्हें पता चलता है कि एक राक्षस उनका पीछा कर रहा है, तो तीनों अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। तभी अचानक जोएल को यह एहसास होता है कि एक राक्षस उसके बहुत करीब है। घबराए हुए जोएल को क्लाइड जल्दी से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है। वह शर्ट को एक घोंघे के खोल में डाल देता है ताकि जोएल की गंध जंगल में फैल जाए। जोएल को यह जानकर आश्चर्य होता है कि जंगल में कुछ राक्षस हानिरहित भी होते हैं। यह जानकर जोएल प्रभावित होता है। क्लाइड समझाता है कि उस प्राणी ने उनकी जान बचाई है क्योंकि शर्ट की गंध खाने वाले राक्षस को भ्रमित कर देगी। जोएल अपने नए दोस्तों को अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है और बताता है कि वह रास्ते में मिलने वाले सभी राक्षसों को सूचीबद्ध कर रहा है ताकि उनकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। रात के खाने के बाद समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। पूरे समय जोएल क्लाइड और मिनो के साथ रहता है और वे उसे सर्वनाश की इस दुनिया में जीवित रहने के अनगिनत तरीके सिखाते हैं। समय के साथ जोएल एक बेहतरीन निशानेबाज बन जाता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब समूह को अलग होना पड़ता है। क्लाइड और मिनो पहाड़ों की ओर जाते हैं ताकि वहां के आश्रयों में अपनी किस्मत आजमा सकें, जबकि जोएल तट की ओर एमी को खोजने के लिए निकलता है। विदाई के समय क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है और सलाह देता है कि इसे केवल आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करना। जैसे ही वे दोनों जाते हैं, जोएल का कुत्ता भी अलविदा कहता है और जोएल का पीछा करने लगता है। अगले दिन जोएल जंगल को पार करते समय यात्रा जारी रखता है। अभी भी 30 मील की दूरी तय करनी बाकी होती है। इस दौरान कुत्ता कुछ आवाज सुनता है और छिप जाता है। जोएल उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह जमीन से रेंगता हुआ एक विशाल कीड़ा देखता है। वह तुरंत अपना क्रॉसबो पकड़ता है, लेकिन डर और झिझक के कारण गोली नहीं चला पाता। कीड़ा उस पर हमला करता है और एक वार से उसे दूर फेंक देता है। जोएल देखता है कि कुत्ते के पास रखी खिलौना बत्तख नष्ट हो रही है। तभी उसे एहसास होता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका कुत्ता ठीक उसी तरह मारा जाएगा जैसे उसके माता पिता को उसके सामने मारा गया था। इस ख्याल से युवक खुद को उठाता है और क्रॉसबो से कीड़े पर गोली चलाना शुरू कर देता है। मिनो द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की मदद से वह सफलतापूर्वक कीड़े को मार देता है और कुत्ते को बचा लेता है। जोएल तुरंत अपने साथी कुत्ते की जांच करता है और यह जानकर राहत महसूस करता है कि वह सुरक्षित बच गया है। शाम को अचानक एक तूफान आता है और दोनों को बारिश के खत्म होने तक शरण लेने के लिए एक घर में जाना पड़ता है। वहां उनकी मुलाकात माविस नामक एक पुराने रोबोट से होती है। माविस बताती है कि उसके पैर कई साल पहले एक राक्षस ने तोड़ दिए थे। इसके बाद से वह खुद को बचाने और ऊर्जा बचाने के लिए इस आश्रय में रह रही है। माविस बताती है कि उसकी बैटरी में केवल 50 मिनट तक चलने की शक्ति बची है। तब जोएल माविस को बताता है कि उसे अपने रेडियो को चालू करने के लिए पावर स्रोत की जरूरत है, तो माविस मदद करने का प्रस्ताव देती है। वह अपने केबल्स रेडियो से जोड़ती है और जोएल एमी से संपर्क करने में सफल हो जाता है। रेडियो पर बात करते हुए एमी को यह जानकर राहत मिलती है कि जोएल सुरक्षित है और वह अभी भी उसकी तलाश में है। जोएल नक्शे को देखते हुए एमी को बताता है कि वह समुद्र तट से केवल 9 मील की दूरी पर है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। यह सुनकर एमी बहुत उत्साहित हो जाती है और बताती है कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी में कुछ बचे हुए लोग आए थे। उन्होंने कहा कि वे कॉलोनी को बचाने में मदद करेंगे। इस बातचीत के बीच माविस की शेष 15 मिनट की ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए रेडियो को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। रेडियो बंद होने के बाद जोएल माविस से बात करता है और भावुक हो जाता है जब माविस अपने डेटाबेस में जोएल के परिवार की तस्वीरें ढूंढती है। इस दौरान जोएल को अपनी मां के साथ आखिरी बार कही गई बातों को याद करने और उन्हें फिर से अनुभव करने का मौका मिलता है। तभी जोएल खिड़की से बाहर देखता है और शहर के चारों ओर उड़ते हुए जेलीफिश जैसे जीवों को देखता है जो इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया की अजीब सुंदरता को दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद माविस की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वह हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगली सुबह जोएल एक अच्छी रात के आराम के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह रात होने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन अचानक एक भूमिगत राक्षस के आगमन से यह चौंक जाता है। राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए जोएल खिलौने का उपयोग करता है और अपने कुत्ते के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। भागने के दौरान जोएल लड़खड़ाकर गिर जाता है। यह देखकर कुत्ता उसकी मदद के लिए वापस आता है। दोनों पास के एक बड़े पेड़ के तने में छिप जाते हैं, यह महसूस करते हुए कि बड़ा कीड़ा उनकी ओर आ रहा है। वे दोनों चुपचाप उसकी हरकतों का इंतजार करते हैं। कुछ
समय बाद राक्षस वापस जमीन के भीतर चला जाता है। जब राक्षस चला जाता है तब कुत्ता देखता है कि उसके बैग में रखी पूर्व संरक्षक की पोशाक हवा में उड़ रही है। तब वह पोशाक को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी राक्षस दोबारा लौट आता है। अपने कुत्ते को बचाने के लिए जोएल तुरंत क्लाइड द्वारा दिया गया ग्रेनेड निकालता है और राक्षस के मुंह में फेंक देता है। ग्रेनेड के विस्फोट से राक्षस खत्म हो जाता है। विस्फोट के दौरान जोएल पानी में कूद जाता है और किनारे तक तैरने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किनारे पर पहुंचते ही वह असंख्य झोंकों से घिर जाता है। झोंकों के हमले से वह दर्द और गुस्से से भर उठता है, लेकिन किसी तरह अपने कुत्ते की मदद से वह खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है। हालांकि गुस्से और थकान में वह अपनी नाराजगी कुत्ते पर निकाल देता है और जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराता है। कुत्ता यह महसूस करता है कि जोएल उसे नाराज है क्योंकि उसने ड्रेस वापस पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इससे कुत्ता परेशान हो जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है। अब जोएल को अपनी यात्रा अकेले ही जारी रखनी पड़ती है। जल्द ही जोएल को एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। झोंकों के इंजेक्ट किए गए जहर की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे एक फर्न दिखाई देता है। वह तुरंत क्लाइड की कही बात याद करता है कि इन पौधों में डंक और जहर के खिलाफ शक्तिशाली मारक होते हैं। जोएल कुछ पत्तियां खाता है और उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है। हालांकि कमजोरी के कारण वह ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता और उसे फिर से रुकना पड़ता है। सौभाग्य से इस मुश्किल समय में उसे एमी मिल जाती है। युवती उसकी देखभाल करती है और उसे राहत पहुंचाती है। जोएल अपनी प्रेमिका को देखकर खुश होता है और उसे किस करता है और घंटों की बाद थकान के कारण बेहोश हो जाता है। फिर जब वह उठता तो खुद को एक आश्रय में पाता है और देखता है कि एमी वहां उसका स्वागत करने के लिए मौजूद है। हालांकि जल्द ही एमी को आश्रय की रिसाव की समस्या हल करने के लिए वहां से जाना पड़ता है। जब जोएल बंकर से गुजरता है तो उसे पता चलता है कि वहां रहने वाले अधिकतर लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। बाद में जब वह समुद्र तट पर पहुंचता है तो वहां की सुंदरता देखकर चकित हो जाता है। वह सोचता है कि समुद्र कितना सुंदर है। तभी एक यॉट का दल वहां आता है। एमी जोएल को ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के पूर्व सदस्य कैप्टन ब्रूक्स विल्किंसन से मिलवाती है, जो अब उसका दोस्त है। कैप्टन से मिलकर जोएल को एहसास होता है कि एमी के मन में अब उसके लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है। जोएल एमी से निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान एमी उसे बताती है कि उसने रेडियो पर बात करने से कुछ समय पहले ही अपने पति को खो दिया था। यह सुनकर जोएल निराश हो जाता है और एमी से कहता है कि वह खुद को बेकार और अकेला महसूस कर रहा है। उसने सोचा था कि एमी अभी भी उससे प्यार करती होगी और वे दोनों साथ में एक खुशहाल जीवन बिता सकते थे। जोएल एमी से माफी मांगता है कि उसने उसे पहले से नहीं बताया कि वह उसे ढूंढने आएगा। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपने दोस्तों को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। एमी उसकी बात सुनने के बाद उसे ब्रूक्स और उसके दल के साथ नौका में शामिल होने का प्रस्ताव देती है। एमी समझाती है कि उनका समूह इस आश्रय में लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा, भले ही वह जगह सुंदर हो और सभी जरूरी चीजें प्रदान करती हो। किसी भी समय राक्षसों का हमला हो सकता है। जोएल अभी भी अनिश्चित है कि क्या करना चाहिए। वह निर्णय लेने से पहले वहां के लोगों को जानने का फैसला करता है। जब वह ब्रूक्स की कहानियां सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वह उस कॉलोनी में किसी खास काम का नहीं होगा। युवक अपने दोस्तों से संपर्क करने के लिए एक रेडियो उधार लेता है। उसी समय बुजुर्ग कप्तान ब्रूक्स नाश्ता देने के लिए वहां आता है। जोएल अपने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कई मिनटों की कोशिश के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे वह हार मान लेता है। करेन द्वारा दिए गए नक्शे को देखते हुए जोएल ने नक्शे के पीछे कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपने दोस्तों द्वारा लिखे गए कुछ नोट्स मिले। उसी समय जोएल रे से संपर्क करने में सफल हो जाता है और उसे यह जानकर खुशी होती है कि उसका दोस्त अभी भी जीवित है। वह यह खुशखबरी कॉलोनी के अन्य निवासियों के साथ भी साझा करता है। रे से बात करते हुए जोएल अपने साहसिक कार्य के कुछ हिस्से बताता है और आश्रय में हालात के बारे में पूछता है। रे बताता है कि हाल के दिनों में वहां कई बार चोरी हुई है। उसकी बातों से पता चलता है कि वे लोग वहां ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और जल्द ही वहां से जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन तभी कनेक्शन कट जाता है और जोएल को इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। अपने दोस्तों की सुरक्षा को लेकर चिंतित वह आश्रय में वापस जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर उसने गलती की है और अब उनकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। अपनी चीजें इकट्ठा करते समय जोएल को बैंगनी रंग के कुछ फल और स्नैक्स दिखाई देते हैं। उनकी खुशबू पहचान कर उसे याद आता है कि उसने अपनी नोटबुक में इनके बारे में कुछ नोट्स बनाए थे। जब वह नोट्स पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि कप्तान ब्रूक्स जानबूझकर आश्रय के निवासियों को जहर दे रहा है। इस सच्चाई को जानने के बाद जोएल तुरंत सभी को चेतावनी देने के लिए समुद्र तट की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सभी लोग मजे कर रहे हैं। वह एमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि एमी ब्रूक्स और उसके दल द्वारा बनाई गई बियर पीने के कारण पूरी तरह से नशे में है। फिर भी जोएल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सभी को तुरंत वहां से निकलने की जरूरत है। उसे यकीन है कि ब्रूक्स वहां उन्हें बचाने नहीं बल्कि खत्म करने के लिए आया है। जब वह एमी को समझाने की कोशिश करता है कि कैप्टन एक बड़ा खतरा है, उसी समय आश्रय के निवासी एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। फिर अगली सुबह
सुबह जोएल को डाना द्वारा हमला किए जाने पर होश आता है। वह खुद को और एमी सहित कॉलोनी के सभी निवासियों को एक धातु की संरचना से बंधा हुआ पाता है। अचानक कैप्टन ब्रूक्स वहां आता है और डाना को आदेश देता है कि वह रेडियो टावर को नष्ट कर दे ताकि जोएल या कोई और मदद के लिए दूसरी कॉलोनियों से संपर्क न कर सके। इस बिंदु पर कॉलोनी के निवासियों को एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। ब्रूक्स ने उन्हें कभी बचाने की योजना नहीं बनाई थी। सच्चाई यह है कि ब्रूक्स और उसका दल लुटेरे हैं जो आपूर्ति चुराने के लिए रुके थे ताकि वे तट के किनारे अगली रक्षाहीन कॉलोनी को लूट सकें। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। ब्रूक्स यह भी खुलासा करता है कि पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहे हैं। उसने अपनी नौका को चलाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। उसने एक अनोखा ईंधन स्रोत पाया है जिसका वजन 10 टन है। लेकिन यह कोई साधारण ईंधन नहीं है। यह स्रोत एक विशाल समुद्री राक्षस है जो फिलहाल सो रहा है। हालांकि जल्द ही वह भूखा जागेगा और भोजन के लिए समुद्र तट पर आएगा। यह भयानक सच बताने के बाद ब्रूक्स और उसकी टीम वहां से भाग जाते हैं ताकि यह राक्षस का शिकार न बने। जैसे ही समुद्र तट पर विशाल केकड़े जैसे राक्षस को आते हुए देखा जाता है तो सभी घबरा जाते हैं। अपनी कॉलोनी और अपने परिवार को खतरे में देखकर एमी हिम्मत जुटाती है। वह अपने बंधनों को तोड़ने में कामयाब होती है और जल्द ही जोएल को भी मुक्त करने में मदद करती है। उसके बाद एमी जोएल से कहती है कि वह विशाल केकड़े का ध्यान भटकाने और उसे लुभाने की कोशिश करे ताकि बाकी लोग सुरक्षित बच सकें। फिर एमी एक धातु की प्लेट का उपयोग ढाल के रूप में करती है और राक्षस पर हमला करती है। लेकिन राक्षस के अचानक करीब आ जाने पर वह डर और थकान के कारण बेहोश हो जाती है। इस बीच जोएल एक बड़ी धातु की कटार उठाता है और केकड़े के गले को छेद कर उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है। जब प्राणी उठने की कोशिश करता है तो युवक उस पर अंतिम वार करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी राक्षस अपने पैरों में से एक से जोएल पर हमला करता है जिससे वह चेतना खो बैठता है। दूसरी ओर एमी उठती है और दाना के साथ द्वंद्व युद्ध में भिड़ जाती है। दोनों महिलाओं के बीच तीव्र संघर्ष होता है। इसी दौरान कप्तान ब्रूक्स ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके केकड़े को और अधिक ताकतवर बना देता है जिससे राक्षस अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। आश्रय के बुजुर्ग डर और निराशा में चिल्लाने लगते हैं। जोएल होश में आता है और खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे विशाल राक्षस अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। प्राणी जोएल को निगलने ही वाला होता है कि तभी वह देखता है कि उसका कुत्ता उसकी ओर दौड़ रहा है। जोएल अपने दोस्त को देखकर राहत महसूस करता है और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर कुत्ता राक्षस पर भौंकने लगता है और ब्रूक्स दाना को आदेश देता है कि वह उसे गोली मार दे। यह सुनकर एमी उसे रोकने की कोशिश करती है और इस दौरान राक्षस को लकड़ी के टुकड़े से गोली लग जाती है। एमी अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करती है और उसे नीचे गिराने में सफल हो जाती है। लेकिन तभी ब्रूक्स चुपके से आता है और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। इस बिंदु पर ब्रूक्स और उसकी टीम एक छोटी नाव लेकर नौका पर लौटने की कोशिश करते हैं लेकिन केकड़ा उनका पीछा करता है। एमी जोएल से कहती है कि वह अपने कुत्ते से मदद ले और उसके पास दौड़ने के लिए कहती है जबकि वह उस राक्षस से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। जोएल को एहसास होता है कि केकड़े के शरीर से जुड़ी धाराएं भी ऊर्जा संवाहक हैं और ब्रूक्स उनका उपयोग उसे बिजली देने के लिए कर रहा है। अब जोएल यह निर्णय लेता है कि वह राक्षस से मुकाबला करने के बजाय एक अलग तरीका अपनाएगा। जब उसे राक्षस द्वारा पकड़ा जाता है तो वह तोप उठाकर जंजीरों को गोली मारता है और उसे मुक्त कर देता है। जंजीरों से आजाद होने के बाद केकड़ा अपने शिकार को छोड़ देता है और पानी में वापस चला जाता है। हालांकि समुद्र में शांति से लौटने से पहले वह बदला लेने के लिए नौका तक तैरता है। राक्षस दाना और रोको को खत्म करता है और फिर ब्रूक्स के पीछे जाता है। कप्तान को पकड़कर वह उसे जिंदा निगल लेता है। अंत में केकड़ा नौका को नष्ट कर देता है और दोपहर तक जहाज को डुबोने के बाद समुद्र में लौट जाता है। जोएल एमी के साथ मिलकर बुजुर्गों को आश्रय में वापस ले जाने और घायलों की देखभाल करने में मदद करता है। जब काम खत्म हो जाता है तो वह युवती को अलविदा कहता है और कहता है कि उसे अपने दोस्तों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कॉलोनी में वापस जाना होगा। उसकी योजना अपने दोस्तों को बचाने और उन्हें पहाड़ों में एक सुरक्षित आश्रय में ले जाने की है जहां उस समय क्लाइड और मिनो पहले से मौजूद हैं। एमी अपने पूर्व प्रेमी को गले लगाती है और वहां आने के लिए धन्यवाद करती है। वह कहती है कि अगर वह उस दिन वहां नहीं होता तो वे सब खत्म हो जाते। जाने से पहले जोएल अपनी नोटबुक में रखा हुआ वह लकी चार्म एमी को वापस देता है जो उसने 7 साल पहले उसे दिया था। नोटबुक में उसने अपनी यात्रा के दौरान सीखे गए सभी जीवित रहने के सबक लिखे थे। अंत में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एमी कहती है कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगी। जोएल घर वापसी की यात्रा शुरू करता है। 7 दिन बाद वह और उसका कुत्ता अपनी कॉलोनी में पहुंचते हैं। युवक यह देखकर राहत महसूस करता है कि उसके दोस्त अभी भी जीवित हैं। थोड़ा आराम करने के बाद जोएल अपने समूह को पहाड़ों में सुरक्षित आश्रय तक मार्गदर्शन करने के मिशन पर निकलता है। इसके साथ ही वह सभी अन्य कॉलोनियों को एक रेडियो संदेश भी प्रसारित करता है जिसमें वह लोगों को प्रेरित करता है कि वे बेहतर जीवन की तलाश में सतह का पता लगाएं बजाय इसके कि वे अपना पूरा जीवन भूमिगत छिपे हुए बिताएं। जोएल के इस संदेश से प्रेरित होकर कई बचे हुए लोग पहाड़ों की ओर जाने के लिए जुट जाते हैं। उनमें एमी और वह सभी बुजुर्ग लोग भी
शामिल थे जो उसके साथ पहले आश्रय में रहते थे। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।